नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी घमासान की। एक तरफ जहां पीएम मोदी अमित शाह ने चुनावी हंकार भरी, वहीं विपक्ष को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। साथ ही अशोक गहलोत भी स्टार प्रचारक के तौर पर मुंबई पहुंचे। दूसरी खबर में बताएंगे गहलोत कैबिनेट के अहम फैसले जो सीएम अशोक गहलोत ने लिए, और इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सबसे आखिर में बात करेंगे राम मंदिर की। जी हां, 17 अक्टूबर के महज 3 दिन बचे हैं 17 अक्टूबर में, और फिर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में प्राइम 24। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में चल रहे चुनावी घमासान पर सभी की नजर है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने को लेकर पीएम मोदी ने हरियाणा में एक चुनावी रैली में इसका जिक्र किया। ये रिपोर्ट देखिए। देश की भावना थी कि जम्मू कश्मीर के अलगाव अहिंसा से निकालकर सद्भाव और सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जाए। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। मैं जरा जिनको नींद नहीं आती है, जिनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को आर्टिकल 370 और 35A से इतना ही लगाव है, इतना ही मोह है, तो मैं जरा उनको आज आह्वान करता हूं, चैलेंज करता हूं। अगर इतना ही 370 आपको प्यारा लगता है, हिम्मत के साथ हरियाणा के लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि अगर आप चुनाव जीत करके आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे। नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक काम है कि आपका जो ध्यान है सच्चे मुद्दे से उतरकर इधर उधर जाता रहे। कभी चांद की ओर, कभी कॉर्बेट पार्क। आप सच्चाई पर सवाल ना पूछो। मगर नरेंद्र मोदी स्टेज से हिंदुस्तान के युवाओं को यह नहीं कह सकते कि जो मैंने आपसे वायदा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, वो वायदा मैंने तोड़ा। वो किसान से नहीं कह सकते कि भैया जो एमएसपी आपको मिलनी चाहिए वो मैं नहीं देता हूं, मर लो जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। छोटे दुकानदार के यहां चले जाओ, पूछो भैया क्या हो रहा है। छोटी फैक्ट्री में चले जाओ, मीडियम साइज बिजनेस में चल, बड़े उनको छोड़ो, सबसे बड़े उद्योगपतियों से पूछो काम कैसा चल रहा है। आपको सबके सब बताएंगे भैया बेड़ा गर्क हो गया, यहां पे तो सत्यानाश कर दिया नरेंद्र मोदी। मरुधरा में अब निकाय प्रमुखों का चयन फिर से अप्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए ही होगा। गहलोत कैबिनेट ने निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। यानी प्रदेश में अब जनता नहीं बल्कि पार्षद ही नगर निकाय सभापति, चेयरमैन और मेयर का चुनाव करेंगे। निकाय चुनाव में जनता नहीं होगी जनार्दन, पार्षदों के हाथों में ही होगा सारा समीकरण। अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे निकाय चुनाव। गहलोत कैबिनेट का अहम फैसला। मीसाबंदियों को भी मिला बड़ा झटका। प्रदेश में नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगम के चुनाव के बाबत आज मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि ये चुनाव जो नवंबर में होने वाले हैं और इसके आगे भी जब कभी चुनाव होंगे नगर परिषदों के, पालिकाओं के और निगम के,
वो सब अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होंगे। इस फैसले के साथ ही ये बात साफ हो गई है कि अब जनता नहीं बल्कि पार्षदों के हाथों में ही नगर निकाय सभापति, चेयरमैन या फिर मेयर पद की चाबी रहेगी। सरकार ने इस फैसले के पीछे जनता के बीच फैले भय, आक्रोश, हिंसा और अविश्वास को सबसे बड़ा कारण बताया और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मंत्रिमंडल ने अपना फैसला जिन कारणों से बदला है उनमें कई प्रमुख कारण हैं। वो प्रमुख कारण इस प्रकार के हैं कि एक तो जनता में भय, आक्रोश और अविश्वास तथा हिंसा का माहौल देखने को मिलता है। आपको बता दें कि दिसंबर 2018 में गहलोत सरकार ने प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से कराए जाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब इससे जुड़ा फैसला बदल दिया गया है। गहलोत कैबिनेट ने एक बड़े फैसले के तहत मीसाबंदियों को मिलने वाली पेंशन और तमाम सुविधाएं बंद करने का भी ऐलान किया है। 1975 से 1977 के बीच जेल में रहे 1120 मीसाबंदियों को पिछली राज्य सरकार ने लोकतंत्र रक्षक का नाम देते हुए हर महीने 20,000 रुपए पेंशन और कई सुविधाओं की शुरुआत की थी, लेकिन गहलोत सरकार मीसाबंदियों को लोकतंत्र की प्रहरी नहीं मानती। हम उनको स्वतंत्र सेनानी नहीं मानते, लोकतंत्र के प्रहरी नहीं मानते उनको। इसके अलावा भी गहलोत कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें नॉन टीएसपी महिला की टीएसपी में शादी होने पर भी उसे आरक्षण का लाभ देने का फैसला लिया गया। हालांकि अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत स्थानीय निकाय चुनाव कराने और मीसाबंदियों की पेंशन बंद करने के फैसले से प्रदेश में सियासी घमासान मचना तय है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा के साथ दीपक व्यास की रिपोर्ट। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की डेडलाइन करीब आ रही है। 17 अक्टूबर तक मंदिर मामले की सुनवाई की तारीख तय की गई है। वहीं इस केस में फैसला आने से पहले अयोध्या और फैजाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर भी प्रशासन ने सुरक्षा पुख्ता किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर वाली दिवाली, एससी में अंतिम चरण में सुनवाई, अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट में मंदिर मामले की सुनवाई की 17 अक्टूबर की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की खबर को लेकर इंतजार कर रहा है। वहीं अयोध्या और उससे सटे फैजाबाद में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। प्रशासन के लिए अगले 2 महीने काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। सुनवाई के आखिरी हफ्ते से पहले अयोध्या में धारा 144 लगाई गई है। अयोध्या के लिए पीएसी की अतिरिक्त कंपनी की मांग की गई है। हालांकि दीपावली महोत्सव पर धारा 144 का कोई असर नहीं होगा। धारा 144 खुद ही कहती है, सब क्लॉज 1 ये कहती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनको पावर है किसी भी एरिया के लोगों को कोई चीज ना करने की हिदायत दे सकते हैं। धारा 144 में अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो कुछ करने से या कुछ ना करने से एक एरिया, एक समूह के लोगों को रोक सकते हैं। और अगर आप ये वाला ऑर्डर पढ़ेंगे धारा 144 का जो मजिस्ट्रेट ने पास किया है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि वहां पे ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, नौका विहार के लिए वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, प्लस दिवाली के पटाखों के लिए रिस्ट्रिक्शन है। वहीं दिवाली के मौके पर दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 26 अक्टूबर को दीपोत्सव के पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है, तो बीएचपी को विवादित स्थल पर दीपावली के दिन दीपोत्सव की अनुमति नहीं दी गई है। बीएचपी का एक प्रतिनिधि मंडल रिसीवर कमिश्नर से मिला, लेकिन कमिश्नर ने परंपरागत कार्यक्रम के अलावा किसी और कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। परंपरागत व्यवस्था से भिन्न अन्यथा कोई भी व्यवस्था है तो संबंधित पक्ष को माननीय न्यायालय में ही उसके अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसी से उसका समाधान उनको प्राप्त हो सकता है। इस स्तर से उसका कोई समाधान नहीं है।
हालांकि अयोध्या के लिए कार्तिक पूर्णिमा मेला, दीपोत्सव और दीपावली के मौके पर प्रशासन को हर साल खास इंतजाम करने ही होते हैं, लेकिन इस बार मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद से हलचल कुछ ज्यादा ही तेज है और ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली का भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नया बॉस बनना तय है। अध्यक्ष पद के लिए गांगुली के खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं किया। प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली एक बार फिर भारतीय क्रिकेट को लीड करेंगे, लेकिन इस बार वो टीम इंडिया को नहीं बल्कि देश में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बीसीसीआई को लीड करेंगे। भारतीय टीम को टीम इंडिया में बदलने और सक्रिय क्रिकेट में एक दशक से भी ज्यादा टीम पर राज करने वाले गांगुली को बीसीसीआई का बॉस चुना गया। इसका ऐलान बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किया। उन्होंने साथ ही बोर्ड में जय शाह के रोल का भी खुलासा किया। अध्यक्ष पद के लिए जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी और भारत के पूर्व कप्तान सीएबी के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली जी का नाम है। सेक्रेटरी के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस बीसीसीआई में रखने वाले और देश का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने वाले अहमदाबाद में जय साय का नाम है। हालांकि बीसीसीआई के बॉस के लिए सौरव गांगुली के अलावा किसी और दावेदार ने नामांकन दाखिल नहीं किया, लेकिन उनके निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान 23 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड की जनरल मीटिंग में किया जाएगा। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन गांगुली अपनी नई जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, सेटिस्फाइंग है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर, और पिछले 3 साल से बीसीसीआई में एक ऐसा सिचुएशन था जैसे आप इमरजेंसी कह सकते हैं, तो उसको ओवरकम किए सारे मेंबर्स ने। और ये जो टीम आई है, जो 8 लोगों का नाम राजीव जी ने अनाउंस किया, उनके साथ मिलके बीसीसीआई को पहले जैसा लाएंगे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू। इंडियन क्रिकेट, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन, हैज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ इट हैज बीन ओवर द इयर्स। वैसे गांगुली के कंधों पर ये नई जिम्मेदारी कुछ ही महीनों तक रहेगी, यानी आधिकारिक ऐलान होने के बाद गांगुली अब 10 महीनों तक बीसीसीआई के बॉस रहेंगे। गांगुली 5 साल और 2 महीने से सीएबी के अध्यक्ष हैं और नए नियमों के मुताबिक बोर्ड का कोई भी सदस्य लगातार 6 साल तक ही किसी पद पर रह सकता है। ऐसे में बोर्ड अध्यक्ष के रूप में गांगुली का कार्यकाल सितंबर 2020 में खत्म हो जाएगा। भारतीय टीम की कायाकल्प करने वाले दादा बीसीसीआई के ऐसे पहले अध्यक्ष होंगे जिनके पास 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का अनुभव है। जहां तक गांगुली के प्रतिद्वंदी ब्रिजेश पटेल की दावेदारी की बात है, तो उन्होंने आईपीएल के चेयरमैन का पर्चा भरा है, यानी उन्हें आईपीएल के बॉस का जिम्मा ही मिलेगा। राजीव शुक्ला ने भी कुछ ऐसी ही इच्छा जाहिर की। ब्रिजेश पटेल जी, जो कि जिनका क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान है, उनको आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का उन्होंने फॉर्म भरा है और हम ये चाहेंगे कि वो जो है हमारे आईपीएल चेयरमैन अगले हों, तो 23 तारीख के बाद जो है ये सारे निर्णय होंगे। वैसे बीसीसीआई के बॉस के लिए पावरफुल लॉबी वाले श्रीनिवासन ने अपने कैंडिडेट ब्रिजेश पटेल के लिए पूरा जोर लगाया था और उनके दम पर फिर बीसीसीआई पर राज करने का जो सपना देखा था, उसे दादा की दावेदारी के दमदार सिक्सर ने जोर के झटके के साथ तोड़ दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज 18 नेटवर्क। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के शोपियां से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर शोपियां में आतंकियों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में एक ड्राइवर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये राजस्थान का रहने वाला है ट्रक ड्राइवर, जिसकी मौत हो गई है। आतंकी फायरिंग में इस ड्राइवर की मौत हो गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।